अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स का क्लास 10 का सेकंड लेसन है। तो आज हम अपना चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का दूसरा लेसन अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है। और आज के लेसन के जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। आज का लेसन लेने के बाद बेटा आप सीख सकते हैं कि व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन and elaborate simple harmonic motion and its characteristics with the help of example. रिमेंबर मैंने आपको लास्ट लेसन में कहा था कि हम अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू रखेंगे फर्स्ट लेसन के बाद। उसमें हमने सिर्फ मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग को पढ़ा था और हमने कहा था हम अभी इसकी फर्दर और एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो दैट इज कि आज हम उसका जो सेकंड एग्जांपल है ना उसको आज हम समझने जा रहे हैं, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा जरा मेरे साथ। तो सबसे पहले जरा थोड़ा सा क्विक रिकॉल करते हैं वही पुरानी बात जो आपने उस दिन भी पढ़ी थी, तो आपको याद होगी। That is the to and fro motion of a body about a fixed position is called vibratory motion and another term for the vibration is oscillation. So ये वाली तो बात वही पुरानी बात थी कि वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी फिक्स पोजीशन के अराउंड। और वाइब्रेशन का दूसरा वर्ड क्या है, ऑसिलेशन। और वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कह सकते हैं, शाबाश, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तो थी वही पुरानी बात। अच्छा, और जो कुछ पुरानी बात थी वो क्या थी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश, बेहतरीन। और फिर लास्ट चीज हमने जो पढ़ी थी, रिवाइज की थी, दैट इज द हुक्स लॉ। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। तो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट लेसन। सो इसके अलावा जो बातें हमने लास्ट लेसन में की मैंने वो भी ऐड की आपके लिए रिकॉल करवाने के लिए। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाया था और डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा मैं आपको आज फिर दोबारा दिखाऊंगा और आप उसको फिर दोबारा से देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड क्या था। A restoring force always pushes or pulls the object performing the oscillatory motion towards the mean position. हमने restoring force की बात की थी, वो क्या करती है, हमेशा पुश करती है, पुल करती है किसी ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, जो कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो। तो ये थी हमारी पुरानी डायग्राम। मैं रिपीट कर देता हूँ, सारी बातों को रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, गौर से देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल आज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द मेन पोजीशन ओ, जहां पे मास एम जो है एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और ये जिस सरफेस पे पड़ा है दैट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। करंटली द मास इज इन रेस्ट पोजीशन, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी चीज आप निकालेंगे सब यहाँ जीरो होगा। इस मास को हम स्ट्रेच करके लेंगे किस पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर। यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर होगी, जिस फोर्स को हमने कहा था कि वो रीस्टोरिंग फोर्स है और वो चाहती है कि वापस मेन पोजीशन पे इस मास को लेके आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं और वो इसको कहाँ ले जाएगी, फोर्स ड्यू टू इनर्शिया एक्सट्रीम पोजीशन बी पे ले जाएगी, जहां पे अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया हुआ है। और दूसरी बात जो एक रह गई थी वो क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन कहा मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट एक्स और एम्पलीट्यूड एक्स। सो ये तो पुरानी बातें थी, मैंने रिवाइज करवाई आपको। आगे चलते हैं। फिर हमने इसी के साथ मोशन को स्टडी किया था कि मोशन इनिशियली मैस यहाँ पे रेस्ट में था, आप स्ट्रेच करके यहाँ ले गए। अब बॉडी जो है वो वापस आएगी यहाँ, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं मीन पोजीशन पे बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और मैस किधर चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर। और फिर वहां से वापस मूव करेगा मीन पोजीशन के ऊपर और फिर मीन पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पोजीशन, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब फिर मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जीरो का है, मैक्सिमम का है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो का है, मैक्सिमम का है। तो देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन अभी रेस्ट में है, जैसे ही स्ट्रेच करके एक्सट्रीम पोजीशन यहीं पे लेके गया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बिकॉज मैस की पोजीशन आपने चेंज कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और क्योंकि अभी तक आपने मैस को पकड़ा हुआ है तो मैस इज एट रेस्ट। तो जब तक रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि मोशन नहीं है। जैसे ही रिलीज करेंगे ये कहाँ जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ से मूवमेंट जैसे ही इसकी मेन पोजीशन की तरफ होती है, ये मूवमेंट के फौरन बाद इससे पता लग रहा है कि मूव हुआ है, मोशन आया, तो यहाँ पे आया तो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, क्योंकि मूव करता हुआ यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जैसे ही छोड़ा, चलना शुरू हुआ, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ गया। और जब फाइनली लास्ट पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बिकॉज उसकी पोजीशन अब चेंज हो गई है फिर से, और काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, जीरो। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट। और इस सारे के दरमियान में जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, जब आप इसको यहाँ लेके गए तो एक्सेलरेशन जो थी आपने पकड़ा हुआ था अभी जीरो थी। आपने जैसे ही छोड़ेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ, वो बढ़ती हुई इधर आएगी, ज्यादा होगी, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर दोबारा क्या होगा, मैच जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगी।
क्योंकि मैच थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर दोबारा रिलीज करेंगे तो वो इसी तरह ये काम रिपीट करती रहेगी. तो दैट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन. तो आज जो हमने एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द बॉल एंड बाउल सिस्टम. ये बेटा आपकी बुक से ही मैंने पेज लिया, यहाँ पे लगाया. बड़ी आसान सी एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है. आपने इसको साथ मेरे साथ देखिएगा, मैं इसको पढ़ूंगा, हम समझेंगे इसको कि ये कैसे काम करता है. The motion of a ball placed in a bowl is another example of simple harmonic motion. एक बॉल को अगर किसी बाउल में रख लें तो जो उसका मोशन होगा वो बाउल में इस तरह घूमता रहेगा दोनों तरफ. दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. When the ball is at the mean position O, that is at the center of the bowl, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो. कह रहे अगर बॉल को सेंटर में रखते हैं, मीन पोजीशन ओ पे रखते हैं, तो जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी बॉल के ऊपर दैट इज वुड बी जीरो, क्योंकि जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेक्टर की मदद से. ये एरो आप देख सकते हैं, मेरा माउस आपको बता रहा है कहाँ पे, यहाँ देखिए जरा, ये एरो नीचे वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. W इज इक्वल टू mg, और न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत वेट नीचे ऐड करे तो एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट करिए, इक्वल एंड ऑपोजिट तो कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो. अच्छा, in this position weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force of the surface of the bowl, hence there is no motion. यही बात मैंने भी आपको बताई कि इस पोजीशन के अंदर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अपवर्ड नॉर्मल फोर्स है जो कि किसके तहत आई, न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत. तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो hence there is no motion. तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है. Now if we bring the ball to the position A and then release it, अगर हम इस बॉल को उठा के ए पोजीशन ए पे ले जाए और यहां जाके छोड़ें तो क्या होगा, देखिए जरा. द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट. यहाँ पे पहुंचते साथ ही बॉल क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन की तरफ भागना शुरू कर देगी. क्यों, क्योंकि उसका वेक्टर जो है वेट का वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो उसका वेट उसको खींचेगा कि वापस इस पोजीशन पे आओ. तो उसके वेट की वजह से जो फोर्स पैदा हुई वो फोर्स कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स. वेट से जो फोर्स पैदा हुई वो कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स. शाबाश. तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को वापस लेके आएगी अपनी मेन पोजीशन की तरफ. At position O, the ball gets maximum speed and due to inertia, it moves towards the extreme position B. जैसे ही बॉल मूव करता करता अपनी मेन पोजीशन O पे आएगा तो यहाँ इसकी मैक्सिमम स्पीड हो चुकी हुई है. यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, यहाँ रुका हुआ था पहले क्योंकि आपने पकड़ा हुआ था. जैसे ही छोड़ा चलता हुआ आया, मोशन बढ़ता गया, स्पीड बढ़ती गई, आता आता यहाँ पहुंचा मैक्सिमम स्पीड. रुक नहीं सकेगा, क्यों, क्योंकि इनर्शिया है. तो इनर्शिया उसको लेता हुआ कहाँ चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन B पे पहुंचा देगा. While going towards the position B, the speed of the ball decreases due to the restoring force, which act towards the mean position. जब बॉल यहाँ से मूव करता हुआ B की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी. क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स क्या कह रही है, रुको, वापस आओ, मेन पोजीशन की तरफ जाना है. लेकिन उसकी मूवमेंट जो थी, जो उसका इनर्शिया था, वो उसको यहाँ तक ले आया और B पे आके थोड़ी से सेकंड्स के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए बॉल पॉज होगा और फिर दोबारा चलेगा. कैसे, at the position B, the ball stops for a while and then again moves towards the position O under the action of the restoring force. यहाँ कुछ देर के लिए रुका, बिल्कुल नैनो सेकंड्स, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस भागा किधर, मेन पोजीशन O की तरफ. क्यों, क्योंकि जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको खींच के कहाँ लेके जा रही है, मेन पोजीशन की तरफ. This to and fro motion of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction. ये सारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक के बॉल और बाउल के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इसको स्लो नहीं करती रहेगी और एक पॉइंट पे आके बॉल रुक जाएगा और यहाँ पे आके सेंटर में. Thus the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a ball is an example of simple harmonic motion. तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ये केस था, इसमें जो to and fro motion था बॉल का, that is also an example of simple harmonic motion. Note, यहाँ पे जो A पोजीशन है, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बिकॉज यहाँ से पोजीशन चेंज करके यहाँ लाए. जैसे ही छोड़ेंगे बॉल भागना शुरू करेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी. जैसे ही सेंटर में पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, बट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज स्पीड इज मैक्सिमम. बॉल यहाँ से मूव करता करता वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आया, यहाँ फिर पोजीशन चेंज हो गई, इसकी निस्बत ये पोजीशन आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि बॉल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आके रुक जाएगा, तो स्पीड जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट. किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. हर पॉइंट पे बॉल को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है फोर्स, सो द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम आज डिफाइन करते हैं तो आज डिफाइन करते वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमें क्या पता लगता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, when the net force is directly proportional to the displacement. जब net force directly proportional हो displacement. Remember Hooke's law, F is directly proportional to x. हमने कहा था जो force applied है वो directly proportional है displacement के, तो
सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लिया था, मीन से एक्सट्रीम पे गए तो डिस्प्लेसमेंट, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये फोर्स हमेशा किस तरफ लेके आती थी बॉल को या मैस को? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी थी? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो किसी भी बॉडी में जब नेट फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और वो नेट फोर्स उस बॉडी को हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आने की कोशिश करे, तो दैट मोशन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। तो आज हमने जो सेकंड एग्जांपल या सेकंड केस है इसको स्टडी किया और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को भी आज समझा। तो आज का लेसन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आपका काम ये है कि आपने इसके साथ जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ।